बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक था अमेरिकी संविधान की विशेषताएं के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया, जिसमें हमने विशेषताओं के संबंध में इसके 8 टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें पहला था निर्मित और लिखित संविधान, दूसरा था संक्षिप्त संविधान, कठोर संविधान, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्र की स्थापना, संघात्मक शासन की स्थापना और प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना। इन 8 पॉइंटों के अंदर हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इसकी और विशेषताओं की ओर चलते हैं, जिसमें इसके 90वें नंबर पर आता है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका जो संविधान है, यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य कार्य संविधान की व्याख्या और उसकी रक्षा करना है, या कहें कि सर्वोच्च न्यायालय, या कहें कि जो न्यायिक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है यहाँ की, वो सर्वोच्च है। ठीक है। न्यायिक सर्वोच्चता से जो तात्पर्य है कि जो कानून बनाए जाते हैं तो उन कानूनों के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता, उनके अधिकार का हनन, या कोई कानून बनाया गया है वो संविधान के विरुद्ध है या संविधान के प्रतिकूल है, तो उसके बारे में अध्ययन कौन करेगा? वो करेगा न्यायालय। और यदि वो कानून गलत हैं, संविधान के विरुद्ध हैं या अधिकारों या स्वतंत्रताओं का हनन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय है वह उसे अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक सर्वोच्चता को बढ़ाता है या इसकी विशेषता को इंगित करता है। तो इसी प्रकार की न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है अमेरिकी संविधान में है, इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, यदि वो संविधान के विरुद्ध होते हैं या नागरिकों की स्वतंत्रता या अधिकारों का हनन करते हैं, तो न्यायालय उसे रोक सकता है। अब हम इसकी अगली विशेषता है जो कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अब जो प्रतिनिधित्वात्मक जो लोकतंत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संसदात्मक शासन या मंत्रिमंडल शासन, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन। जो अमेरिका है वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। किस प्रकार के शासन? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति होता है, वह वहाँ का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, और संघीय सरकार की जो भी शक्तियाँ हैं, समस्त शक्तियाँ उस कार्यपालिका शक्तियों में उसमें निहित होती हैं। यहाँ पर कार्यपालिका पर जो व्यवस्थापिका होती है उसका किसी प्रकार कोई नियंत्रण नहीं होता है, ना ही वह अपनी नीति तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल है या मंत्रीगण है, वो व्यवस्थापिका के सदस्य भी नहीं होते हैं। तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो स्थापना की गई है यहाँ के संविधान के द्वारा, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी यहाँ की संविधान को
बढ़ाती है या उसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। अब हम इसके अन्य विशेषता जिसमें मौलिक अधिकार चलते हैं। मौलिक अधिकार ये ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए, जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो बिना इनके इंसान अपने जीवन यापन, अपना विकास किसी प्रकार से नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ के संविधान में भी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की स्थापना या व्यवस्था की गई है। जैसे कि पता है आपको, भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ के जो मूल संविधान का जो मूल प्रलेख है उसमें इनकी व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो प्रथम 10 संशोधन हुए थे इसमें, वो जो 10 संशोधन थे संविधान निर्माण होने के तुरंत बाद, वो संशोधन इन्हीं के लिए किए गए थे। यहाँ पर इन संशोधन के जो 10 संशोधन हैं इनमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। या कहें कि हम जो फिलाडेल्फिया द्वारा जो निर्मित संविधान था, जो प्रलेख था, उसमें मौलिक अधिकारों का कोई भी स्थान नहीं था। बाद में संविधान निर्माण के तुरंत बाद ही 10 संशोधन कर इसकी व्यवस्था की गई थी। अगली विशेषताओं में दोहरी नागरिकता आती है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि यहाँ पर नागरिकों को 2 नागरिकता प्रदान की गई है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता व राज्य की नागरिकता। कहने का मतलब है कि जैसे हम भारत में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर केंद्र द्वारा जो नागरिकता प्रदान की गई है वो सब पे लागू होती है, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है कि एक ही नागरिकता प्रदान की गई है, चाहे केंद्र में रहता हो चाहे राज्य में रहता हो। जबकि अमेरिका में केंद्र के साथ साथ राज्यों की अपनी अलग नागरिकता है और वो भी नागरिकों को प्रदान की गई है। इस प्रकार वहाँ के नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकता प्रदान हो जाती हैं, एक पूरे देश की और एक जिस राज्य में वह निवास करता है। यहाँ पर जो संघात्मक शासन व्यवस्था है की व्यवस्था की गई है, उस कारण यहाँ पर इस नागरिकता को या दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक है, अमेरिका का भी नागरिक है और राज्य का भी नागरिक हो, चाहे वो किसी भी राज्य में निवास करता हो। इसके अगले विशेषताओं में आता है सीमित सरकार। यहाँ पर जो संविधान के निर्माता थे वो मानते थे कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी उसका दुरुपयोग भी उतना ही अधिक हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति के पास अत्यंत ज़्यादा शक्ति हो जाती है तो वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए यहाँ पर सीमित सरकार की व्यवस्था की गई है, या कहें कि शासन करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विभाग हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के अंकुश लगाए गए हैं, जिससे कि वे शक्ति का उतना ही प्रयोग करें, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकें। इसलिए यहाँ पर सीमित सरकार की स्थापना की गई है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि जैसे अनेक उपायों को अपनाए गए हैं, जो सीमित सरकार की स्थापना करते हैं या कहें कि ऐसी शक्तियों होने से रोकते हैं। अगला पॉइंट आता है शक्तियों का पृथक्करण। यहाँ पर अन्य विशेषताओं के साथ साथ शक्तियों के पृथक्करण की विशेषताओं का भी अपनाया गया है। साथ ही संतुलन का सिद्धांत पर भी अमेरिकी संविधान आधारित है। जो अमेरिका संविधान है शक्ति विभाजन, शक्तियों का नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत पर आधारित है।
मतलब कि सभी को अलग अलग प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है, उन पर नियंत्रण और संतुलन बनाने के लिए भी कार्य किया गया है। यहाँ व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, राष्ट्रपति कानून को लागू करता है और सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों की जांच करता है कि वो संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है, या ऐसे कानूनों से किसी नागरिकों के अधिकारों का हनन उल्लंघन तो नहीं होता है, जिसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। तो शक्ति पृथक्करण भी यहाँ के संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक है। अब अगली विशेषता में एक आता है लूट प्रणाली। लूट प्रणाली ऐसी है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है कि अपने जो अधिकारीगण हैं या उच्च पद हैं या अपने जो भी हैं, कोई भी इनके राष्ट्रपति के निजी संबंधी हैं या कहते हैं उसके दल के सदस्य हों चाहे कोई भी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ये क्या है कि कुछ लाभ के पदों पर नियुक्त कर सकता है राजनीतिक आधार पर। इस प्रकार जो नियुक्त करता है लाभ के पदों पर अपने दल के सदस्यों को उच्च पदों पर, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे ही लूट प्रणाली यहाँ पर कहा गया है, जो एक प्रकार की भ्रष्ट प्रणाली यहाँ पर मानी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं कोई किसी अच्छे पद पर हूँ, सबसे ऊंचे पद हूँ, तो मेरे जो सहायक हैं उन्हें भी मैं चाहूँगा कि वो भी अच्छे पद पर हों। तो उसी प्रकार अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अपने दल के सदस्यों को उच्च लाभ के पदों पर नियुक्त करता है राजनीतिक आधार पर, जिसे लूट प्रणाली कहा गया है। इसे लूट प्रणाली को ध्यान से नोट करना है, याद रखना है, क्योंकि कई बार टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूट प्रणाली क्या है। अगले पॉइंट में आता है नागरिकों की सर्वोच्चता। अब जो अमेरिकी संविधान है, यहाँ पर जो यहाँ के नागरिक हैं उनको सर्वोच्च महत्व प्रदान किया गया है। यहाँ पर जो सेना जैसे विशेष महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर भी शासन के अधीन सेना को भी नागरिक शासन के अधीन रखा गया है। जो कि सेना एक विशेष ही सेंसिटिव या महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, उसे भी इनके अधीन रखा गया है। यहाँ का राष्ट्रपति है वो सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, परंतु बिना कांग्रेस की अनुमति के वह युद्ध के लिए या कहें कि सेना पर जो बजट है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। बिना तो इस प्रकार यहाँ पर नागरिकों की सर्वोच्चता को भी विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यहाँ पर जो पूरी संविधान है अमेरिकी संविधान, उसकी विशेषताओं के बारे में सारी विशेषताएं आती हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ विशेषताओं के महत्व और विशेषताओं का सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। इसके बाद हम अमेरिका के आगे के और अध्ययन करेंगे।